किंग सेक्ट का लीडर था, उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। और जब जंग इंग्यू ये बात सुनता है वैसे चिल्लाते हुए कहता है उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ अपने बेटे की पैर कटने की वजह से। और जब उसकी सिस्टर ये सुनती है वैसे ही कहती है तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, और क्या तुम सही में ये सोचते हो कि ये एक सुसाइड था? मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ इसके पीछे जरूर ही नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का ही हाथ होगा। लेकिन जब जंग इंग्यू ये बात सुनता है वैसे ही कहता है क्या तुमने क्या कहा? वैसे यूनियन लीडर भी कहता है हाँ वो सही है, जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली है वो इतनी ज्यादा रूथलेस है कि वो ऐसे घिनौने काम भी कर सकती है। इसीलिए हम लोगों ने अच्छे कनेक्शंस को बनाया है। और फैक्ट की बात यह है कि उसी की वजह से आज जो पाल्म एसेंस यूनियन है वो इतना ज्यादा ग्रो हो चुका है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हम लोग लॉयल रहे हैं नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के प्रति। और क्या तुम लोग भी इसके ऊपर एग्री नहीं होते हो? देन वैसे उनमें से कोई और कहता है अगर हम आगे से उनके बैड साइड की तरफ ना जाए तो। और इस समय जहाँ पर ये सारी बातें चल रही होती है उसी के घर के छत पर जो जियोक और मियोंग होता है वो दोनों ही वहाँ पर खड़े होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन वैसे जियोक सामने की तरफ देखते हुए कहता है ये लोग श्योरली बहुत ज्यादा ही आनंद ले रहे होंगे, क्यों है ना? और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है वैसे ही वो जियोक की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन ये लोग ज्यादा देर तक नहीं हंस पाएंगे। जब इन्हें पता चलेगा कि एशियन स्वॉर्ड स्टोर में क्या होने जा रहा है तो इनकी सारी हंसी वैसे ही गायब हो जाएगी। और अब हमें एशियन स्वॉर्ड स्टोर के बारे में बताया जाता है। जो एशियन स्वॉर्ड स्टोर है वो एक एंटीक्यू शॉप है जो कि पाल्म एसेंस यूनियन चलाती है। लेकिन वैसे भी यंग मास्टर को बहुत ज्यादा टाइम हो गया ऐसी एक ड्रेस पहने हुए। वैसे ही जो जियोक होता है वो भी हंसते हुए कहता है मुझे इतने एफर्ट्स लगाने होंगे जिससे कि मैं नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के इनर हॉल लीडर के जैसे एक्ट कर सकूं, और क्या तुम वो लाए हो? जब जियोक ये कहता है वैसे ही किसी चीज को निकालते हुए कहता है हाँ मैं लाया हूँ और ये यहाँ पर है। ये एक बक्सा और एक मास्क होता है। यंग मास्टर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये मास्क उतना ही इनक्रेडिबल है जो आपने बनाया है। ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर वाले आदमी को हम लोग आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब अब जो जियोक है वो ये मास्क पहन करके जाने वाला है एशियन स्वॉर्ड स्टोर उसको लूटने के लिए। देन दोबारा से मियोंग को दिखाया जाता है जो कि जियोक को देखते हुए अपने मन में कहता है यंग मास्टर के अंदर जो सबसे टेरिफाइंग चीज है वो है उनकी वॉइस एक्सप्रेशंस और यहाँ तक कि उनके हाव भाव भी जो कि एकदम हूबहू रियल पर्सन जैसे होते हैं। और अब दोबारा से जो जियोक होता है वो मियोंग से कहता है अगर आज चीजें एकदम स्मूथली चली जाती हैं तो तब हमें कुछ दिनों तक मरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं उसको करने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम लोग दरार क्रिएट कर देंगे द नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली और पाल्म एसेंस यूनियन के बीच में। और जब मियोंग ये सारी बात सुनता है वैसे ही कहता है यंग मास्टर अपना ख्याल रखिएगा, मुझे पता है कि जो आपकी टेक्निक है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन इतना ही कह के मियोंग रुक जाता है और फिर वैसे ही जियोक कहता है ज्यादा परेशान मत हो, मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ, चाहे वो कोई क्यों ना हो, लेकिन कोई भी परफेक्टली किसी की कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज किसी लालची बूढ़े आदमी के सामने प्रस्तुत किया जाए मतलब रखा जाए, क्या वो इसे पूरी तरीके से अपनी सेंस को नहीं खो देगा इस चीज के लिए? वैसे अगर मदर को पता चलेगा कि मैंने उनसे बिना पूछे इस चीज को उठाया है तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो सकती है। जियोक की बात सुनने के बाद मियोंग भी हंसते हुए कहता है नहीं वो समझेंगी। देन वैसे ही जियोक कहता है मियोंग ये कहना तुम्हारे लिए आसान होगा क्योंकि तुम कभी भी उनसे मार नहीं खाए हो, तुम ही बताओ क्या तुमने कभी उनसे मार खाया है? जब जियोक ये कह रहा था वैसे ही जो मियोंग होता है वो हंसने लगता है। हंसने के बाद कहता है तुम अपना ख्याल रखना, तुम आराम से जा सकते हो, मैंने कंफर्म कर लिया है कि जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का जो इनर हॉल लीडर है वो अभी अपने कमरे में आराम की नींद सो रहा है और वो आज रात बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एशियन स्वॉर्ड मैनेजर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें दो लोगों को भी दिखाया जाता है कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनमें से एक अपना जियोक होता है जो कि ट्रेजर को लेकर वहाँ पर आ चुका था। इस समय जियोक ने अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल लिया था। देन वैसे ही हमें उस सामने वाले आदमी के बारे में बताया जाता है ये आदमी एशियन स्वॉर्ड स्टोर का मैनेजर है। फिर वैसे ही वो मैनेजर अपने जियोक से कहता है नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के इनर हॉल लीडर को यहाँ पर कैसे आना हुआ हमारे इस जैसे हम्बल स्टोर में? लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कह करके और उसके पास चला जाता है। फिर धीरे से उस आदमी से कहता है ये बात कभी भी किसी से नहीं कही जानी चाहिए और मैं यहाँ पर जो चीज लाया हूँ वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसपे मेरी लाइफ लाइन पर लगी हुई है। और जब आदमी वो ये सुनता है वैसे ही वो हैरान हो जाता है और वैसे ही अपने मन में कहता है क्या ये इतनी डेंजरस चीज है, शायद इस चीज से बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही दोबारा से वो आदमी कहता है प्लीज आप बोलते रहिए। देन वैसे ही जो जियोक होता है वो उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है मैं बस इस आइटम से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस समय उस आइटम से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। और देन वैसे ही वो आदमी कहता है क्या ये वो है द बैलेंस ब्यूटी द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर और उसके अलावा जो इसका ग्लो है वो भी एकदम एंजल की तरह है। और क्या ये हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट द रिवर्ड आर्टिफैक्ट जिसे कि डीमन जेड बुद्धा भी कहते हैं? देन जो जियोक होता है वो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, हाँ, ये वही है। देन वैसे ही वो मैनेजर भी उस मूर्ति को ध्यान से देखते हुए कहता है ये तो सही में असली है, इस जेड बुद्धा की कीमत कम से कम 500 जिंग तो होगी।
होगी और मुझे इस डील को फिक्स करना पड़ेगा बिना पता लगे पाल्म एसेंस यूनियन के लीडर को। और क्या मुझे इसे ऑफर करना चाहिए 400,000 येन? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई व्यक्ति सीक्रेटली इस चीज से छुटकारा पा सके। और अगर मैं ऐसा ना करूं और तो और ये बहुत ज्यादा डेंजरस आइटम है जिसे अपने पास रखना भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुझे और भी ज्यादा हार्डर बार्गेनिंग करनी होगी। और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही मैनेजर कहता है मैं तुम्हें दूंगा 200,000 येन। देन जब जियोक अपना ये सुनता है वैसे वो भी कहता है क्या 200,000 येन? वैसे ही जो मैनेजर होता है वो ध्यान से जियोक की तरफ देखने लगता है। देन दोबारा से जियोक अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है तुमने कहा 200,000 येन, चलो फिर ठीक है, लेकिन ये तब लागू होगा जब तुम मुझे तुरंत पैसा दोगे, तुरंत मेरे हाथ में पैसा रखोगे तब। और जब वो आदमी ये सुनता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। दोबारा से जियोक कहता है तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे छोटे से पहचान न आने वाली स्लिप्स में। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें अब जंगल का सीन दिखाया जाता है। उसी जंगल में जो जियोक और मियोंग थे वो दोनों ही वहाँ पर आ चुके थे और एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और जब मियोंग जियोक को देखता है वैसे हंसते हुए कहता है तुमने बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क किया क्यों, है ना? जब जियोक ये सुनता है वैसे ही वो अपने मास्क को फाड़ते हुए कहता है वैसे ये आसान था और आज रात जब हम एशियन स्वॉर्ड स्टोर की तिजोरी को तोड़कर घुसेंगे तो तब हमें बहुत सारे 1000 न्यांग मिलेंगे और हम उस जेड बुद्धा की मूर्ति को भी वापस ले लेंगे। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है वैसे ही वो जियोक से कहता है मैंने सुना है कि जो एशियन स्वॉर्ड स्टोर है वो प्रोटेक्ट होता है 12 अनब्रेकेबल फॉर्मेशन से। और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है वैसे ही हंसते हुए कहता है इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी फॉर्मेशन नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। और अब जो पाल्म एसेंस यूनियन है वो बहुत ज्यादा ही लॉसेस को सफर करने वाला है। कल सुबह हंगामा होने वाला है और अगर उसी दिन नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का इनर हॉल लीडर भी अगर वहाँ पर विजिट करने के लिए आया तब तो वहाँ पर और भी ज्यादा हंगामा होगा। लेकिन अभी नहीं, हम उन सबको धीरे धीरे चूस लेंगे एकदम लीचेस की तरह। जैसे कि लीचेस यानी कि जोक अपने शिकार को धीरे धीरे चूसता है वैसे ही हम लोग भी उन सबको धीरे धीरे चूसेंगे। और ये वाला एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पाल्म एसेंस यूनियन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर पाल्म एसेंस यूनियन लीडर जो होता है चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुमने क्या कहा एशियन स्वॉर्ड स्टोर में चोरी हो चुकी है। और उस लीडर के सामने जो आदमी होता है वो उनके सामने झुकते हुए और कांपते हुए कहता है जब मैं उस जगह पर देखने के लिए गया था तब मैंने पाया कि वहाँ पर जितने भी मैकेनिज्म थे सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे और वहाँ पर जितने भी एंटीक आइटम और जितना भी सामान था सब गायब हो चुका था। लेकिन वहाँ पर कुछ तो स्ट्रेंज था क्योंकि चोरी होने के पिछले दिन जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के हॉल लीडर थे वो एक बार देखने के लिए आए थे। देन जो पाल्म एसेंस यूनियन का लीडर होता है वो उस आदमी से पूछता है तुमने क्या कहा हॉल लीडर इम, तुम्हारा मतलब इनर हॉल लीडर। आखिरकार वो वहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। देन दोबारा से वो सर्वेंट कहता है वो मेरे पास द डिवाइन डीमन जेड बुद्धा लेकर आए थे। और जब पाल्म एसेंस यूनियन लीडर ये सुनता है तो ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए कहता है वो तुम्हारे पास इतना ज्यादा वैल्यूएबल आइटम लेकर आए थे और फिर उसी दिन उस आइटम को तुम्हारे पास छोड़ने के बाद उसी दिन सब कुछ चोरी हो गया। कितना ज्यादा ही स्ट्रेंज को इंसिडेंस है। और ये कहने के बाद दोबारा से अपने मन में कहता है क्या इनर हॉल लीडर इम इसके पीछे हो सकता है, लेकिन वो इतना भी बहादुर नहीं है कि मुझसे मिलने आए और ऐसा स्टंट करे। और क्या या फिर इम योंग के पर्सनल्स ये कर सकते हैं, लेकिन वो इतना भी ज्यादा रेकलेस नहीं है। ये सब कुछ सोचने के बाद सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बनती है कि नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली ने ही जानबूझकर ये योजना बनाई है। देन दोबारा से पाल्म एसेंस यूनियन अपना सर को पकड़ते हुए कहता है अपने मन में वो लोग अब तक हमारे माध्यम से अपना बिजनेस चला रहे थे वुहान में और हमने उनसे एक करीबी रिश्ता बनाए रखा था, लेकिन अचानक से वो लोग हमसे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। और जब यूनियन लीडर ये सब कुछ सोच रहा था वैसे ही एक और सर्वेंट आता है और चिल्लाते हुए कहता है यूनियन लीडर बहुत ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो आयरन सेफ है वो भी सब चोरी हो चुका है, उस पर भी रेड पड़ चुकी है। और जब ये चीज यूनियन लीडर सुनता है वैसे ही वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार इस जगह पर हो क्या रहा है, क्या उन्होंने इतने सारे वेपन्स को भी चोरी कर लिया। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें एक घोड़े गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे वेपन्स होते हैं और जो वो घोड़े गाड़ी होती है वो बस एक रास्ते से आगे बढ़ी जा रही होती है और वो घोड़े गाड़ी कोई और नहीं अपना जियोक और जियोक का सर्वेंट मियोंग चला रहा होता है। वैसे ही जो जियोक होता है वो वेपन को आगे की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पाल्म एसेंस यूनियन के आयरन की तिजोरी में इतने सारे फाइन वेपन्स होंगे। और जब मियोंग ये सुनता है वो भी हंसते हुए कहता है ये वेपन शायद उनके पास इसलिए क्योंकि उन्हें ये सारे वेपन्स को नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली को डिलीवर करना है। और जब जियो की सारी बातें सुनता है तो वैसे ही वो भी हंसते हुए कहता है मैंने उस आयरन की तिजोरी में बहुत सारे निशान छोड़े हैं जिससे उन्हें आसानी से नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के ऊपर शक हो जाएगा। और अब जो पाल्म एसेंस यूनियन का लीडर है वो अब अपने आप को एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम में पाएगा। और जब मियोंग ये सारी बात सुनता है वो भी हंसते हुए कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी उनका सीधा सामना करने की स्थिति में नहीं है। मैंने सुना है कि नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली जल्दी ही ड्रैगन एंड फिनिक्स अवार्ड सेरेमनी रख रहा है। लेकिन वैसे ही जियोक हंसते हुए कहता है जब तक वो अवार्ड सेरेमनी होगी तब तक जो पाल्म एसेंस यूनियन के लीडर के शक और संदेही होंगे वो तब तक की अच्छी
अच्छे से जड़े जमा चुके होंगे, उन्हें उन पर और भी ज्यादा संदेह होने लगेगा। और एक अवार्ड सेरेमनी है ना, मैंने सुना था कि अवार्ड सेरेमनी में इस साल जिन लोगों ने ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त की है उन्हें ड्रैगन एंड फिनिक्स के रूप में चुना जाएगा, क्यों है ना। देन जो मियोंग होता है वो भी कहता है हाँ एकदम मेज जंग की तरह, जिन्होंने उस मैकेनिज्म को तोड़ करके बहुत ज्यादा ही अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। और यंग स्यूचोन जिसने लिचरस जिमोनिक स्कॉच को हराया। लेकिन दोबारा से जियोक कहता है लेकिन चेरियन ने कहा था कि वो इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो अचीवमेंट उसकी नहीं थी, लेकिन तब भी वो रिकॉग्नाइज की जाएगी, पहचानी जाएगी फिनिक्स के रूप में, जिससे कि उसके राइटियस स्वेट सेट को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होने वाला है। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट की अवार्ड सेरेमनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस समय बहुत सारे लोग आए थे। तभी हमें वहाँ पर चेरियन को दिखाया जाता है और अभी चेरियन को बहुत ज्यादा लोग ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं, सभी लोग चेरियन को कांग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं। और जो चेरियन होती है वो कह रहे थे अरे नहीं नहीं। और इन सब की बात सुनने के बाद वैसे चेरियन अपने मन में कहती है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ उसे इन सब चीजों को रिसीव करना चाहिए था, लेकिन जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था, लेकिन तब से काफी समय बीत चुका है उसको देखे। और अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेरियन और जियोक बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो चेरियन होती है वो जियोक से कहती है क्या तुम अब से अपने अजूरे हेवन सेक्ट में रहने जा रहे हो। देन वैसे ही जियोक भी कहता है हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं कर सकता। और जब चेरियन ये सुनती है वैसे ही वो कहती है तुम्हें इन सब चीजों की परवाह कब से होने लगी। और जब जियोक चेरियन की ये बात सुनता है तो वैसे ही वो कहता है तुम्हें देखने से अभी ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। जब चेरियन ये बात जियोक की सुनती है वैसे ही वो कहती है जो अजूरे हेवन सेक्ट है वो थोड़ा सा दूर है लेकिन फिर भी तुम जा रहे हो। और जब चेरियन ये सब कुछ कह रही होती है वैसे ही जियोक कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें फिनिक्स के रूप में चुना जाए तो तुम्हें इनकार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो तुमने मैकेनिज्म को डिसेबल किया था वो सिर्फ पूरी तरीके से तुमने किया था, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था। उस प्राइज मनी को ले लेना और फिर चलो कुछ बना हुआ मांस खाते हैं, मतलब खाएंगे। देन फिर जो चेरियन होती है सुनने के बाद वो भी कहती है ठीक है मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वैसे तुमने मेरे साथ ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि ना ही तो तुम्हें पैसा चाहिए और ना ही तो तुम इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो, तो तुमने आखिरकार ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट क्यों ही ज्वाइन किया। और जब जियो की सारी बात सुनता है चेरियन की वो भी हल्की सी स्माइल करने लगता है और फिर वैसे ही कहता है पहली बार जब हम मिले थे तब जंग इंग्यूल ने मुझसे फाइट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय तुमने मेरी मदद की और तुमने उससे मुझसे फाइट करने से रोका। वो पाल्म एसेंस यूनियन का लीडर का बेटा था तब भी, और वो मेरे लिए पहला टाइम था। क्या तुम्हें पता है मैं एक डिकेड से जियांग्यू में घूम रहा हूँ, लेकिन कभी भी मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सभी लोग मेरे लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर थे। और इस समय जो चेरियन थी वो बस जियो की बात सुने ही जा रही थी, लेकिन फिर जियो की बात सुनने के बाद वैसे ही कहती है तो इसका मतलब जो तुम्हारी जर्नी थी वो ज्यादा मजेदार नहीं थी। देन वैसे ही जो जियोक होता है जब चेरियन की बात सुनता है वैसे ही कहता है हंसते हुए जब मैं जियांग्यू में इंटर हुआ था तो तब वो एकदम ही अलग था, लेकिन इस बार एकदम ही अलग है। देन दोबारा से चेरियन सोचते हुए कहती है आखिरकार उसने अपनी जर्नी में किस किस प्रकार के अनुभव हुए हैं, क्या क्या उसने अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है। और इस समय जो चेरियन थी बस उसी के बारे में सोच रही है। इस समय जो चेरियन के सामने लेडी होती है वो चेरियन से कहती है जो कुछ पीछे हुआ था मैं अभी भी वो जब सोचती हूँ तो मुझे अभी भी रोना आ जाता है। वैसे ही वो आदमी भी कहता है जो तुम्हारी मार्शल आर्ट थी वो सही में बहुत ज्यादा ही वंडरफुल थी। और जब सभी लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं वैसे ही उन सभी लोगों के बीच में से जो जंग इंग्यूल होता है वो उनके बीच में से आते हुए चिल्लाते हुए कहता है मैं सोच रहा था कि क्या वो स्किल सचमुच इसकी ही थी। जब चेरियन उसे नोटिस करती है वैसे ही अपने मन में कहती है ये बास्टर्ड अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और देन ये सोचने के बाद वैसे ही जंग इंग्यूल से कहती है तुम बिना सोचे समझे आखिरकार कह क्या रहे हो। देन वैसे ही जंग इंग्यूल कहता है ये बहुत ज्यादा अजीब बात थी कि तुम अकेले उस दलदल से बाहर निकल गई और आखिरकार तुमने उस जाइंट डिवाइस को कैसे कट किया। मैंने इतनी इंप्रेसिव मार्शल आर्ट तुम्हें यूज करते हुए कभी नहीं देखा। और जब चेरियन ये सुनती है वैसे ही कहती है मैं उस समय लकी थी। और जब जंग इंग्यूल चेरियन की बात सुनता है वैसे ही कहता है तुमने क्या कहा लकी। और देन दोबारा से अपने मन में कहता है ये लड़की कुछ भी नहीं बोली तो ये जरूर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इसने फिल्थी ट्रिक्स का यूज किया होगा। फिर वैसे ही कहता है मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम अपने उसी मार्शल आर्ट का यूज करके मुझे हराओ और अपने आप को प्रूव करो और मुझे भी तुम्हारी उस मार्शल आर्ट को देखना है। और ये कहने के बाद वैसे ही अपने मन में कहता है मैं तुम्हारे असली कलर को बाहर निकाल दूंगा, सबके सामने रिवील कर दूंगा। और जब चेरियन उसको ये सब बोलता हुआ देखती वैसे ही कहती क्या तुम कह क्या रहे हो आखिरकार। जंग इंग्यूल दोबारा से कहता है अगर तुमने सही में अपने खुद के स्ट्रेंथ से उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय किया था तो मेरे जैसा कोई भी आदमी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा, तुम्हारा चैलेंजर बनने की बिल्कुल भी वर्दी नहीं है, तो इसीलिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। और जब चेरियन ये सुनती है वैसे ही कहती आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, ये एक बैंकेट है, क्या तुम यहाँ पर ऐसे फाइट करना चाहते हो। जंग इंग्यूल दोबारा से कहता है तो फिर तुम नहीं कर सकती और तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती तुमने वो कैसे किया और ना ही तुम अपनी स्किल्स को प्रूव कर सकती हो, क्यों है ना। और जब वहाँ पर बाकी लोग जंग इंग्यूल की बात सुनते हैं तो वो भी आपस में कहने लगते हैं लेकिन मैं भी क्यूरियस हूँ कि उसने वो कैसे किया। सही में वो सिचुएशन काफी ज्यादा हेल्पलेस थी। दोबारा से जंग इंग्यूल हंसते हुए कहता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा ही हेट होती है कि जो राइटियस वाइट सेक्ट है वो उन बदमाशों के साथ नहीं मिला होगा, क्यों है ना। और जब चेरियन ये सुनती है वैसे ही वो भी ये सुनकर
शॉक्ड हो जाती है। दोबारा से जंग इंग्युल कहता है और इसके अलावा तुम एक सस्पिशियस बंदे के साथ घूमती भी हो ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट से पहले से ही। और जब चेरियन ये सुनती तो वो भी अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है चलो फिर ठीक है, अगर तुम डुअल ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। और जब सभी लोग चेरियन की बात सुनते हैं वैसे वो लोग आपस में बात करने लगते हैं और इस समय दोनों लोग तैयार हो चुके थे फाइट करने के लिए। तभी जो जंग इंग्युल होता है वो आगे बढ़ जाता है चेरियन की तरफ अटैक करने के लिए, लेकिन जो चेरियन होती है वो सामने से हट जाती है। जब जंग इंग्युल ये देखता है वैसे ही कहता है क्या उसने डॉज कर लिया। देन वैसे ही दोबारा से इस बार जो चेरियन होती है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। चेरियन ने अभी जो कुछ भी किया था वो बहुत ज्यादा फास्ट में किया था। इसे देखकर जंग इंग्युल भी हैरान हो चुका था, लेकिन वैसे ही जो चेरियन होती है वो अपनी स्वॉर्ड को टेढ़ा कर लेती है और फिर वैसे खींचकर जंग इंग्युल के मुंह पे मारती है, जिससे कि जंग इंग्युल के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इस समय चेरियन ने जंग इंग्युल की जान को बख्श दिया था और अगर चेरियन चाहती तो जंग इंग्युल की खोपड़ी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। इस समय ये देखकर जंग इंग्युल बहुत ज्यादा ही शॉक में था। इस समय जंग इंग्युल की जो स्वॉर्ड थी वो भी गिर चुकी थी। अभी जो कुछ भी हुआ था उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया था। वो बस एक जगह खड़ा था, बस अपने स्वॉर्ड को ही देखे जा रहा था और वहाँ पर आसपास जितने भी लोग थे सभी लोग चेरियन की स्किल को देखकर हैरान हो चुके थे। देन हमें दोबारा से चेरियन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए कहती है क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। इस समय जंग इंग्युल का पूरा चेहरा उतर चुका था, वो सर उठाने के लायक नहीं बचा था और वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे क्या सिर्फ एक मूव में वो हार गया। और अगर उस लड़की ने सीरियसली उसको मारा होता, इस फाइट को सीरियसली लिया होता तो उसके पास कोई चांस भी नहीं होता। मिस जंग ने उस पर नरमी बरती है। सही में उस जंग इंग्युल के लिए कितनी शर्मनाक बात है। वहाँ पर सभी लोग जंग इंग्युल के बारे में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और उसका फादर भी एक जगह पर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब कुछ देखने के बाद वैसे ही गुस्से में अपने मन में कहता है आखिरकार ये कमीना इतने सारे लोगों के सामने कैसे हार सकता है। लेकिन जब यूनियन लीडर ये सोच ही रहता है वैसे उसे कुछ सुनाई देता है। वहाँ पर कोई कह रहा होता है कि सही में तुम्हारे पास एक एक्सेप्शनल डॉटर है। जब यूनियन लीडर ये सुनता है वैसे वो भी उसी तरफ देखने लगता है और ये और कोई नहीं नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर होता है और चेरियन के फादर होते हैं। वैसे चेरियन का फादर कहता है सर आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। और जब नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली का लीडर उसकी बात सुनता है चेरियन के फादर की बात, वैसे ही कहता है आप कितने ज्यादा विनम्र हो। और इस समय जो यूनियन लीडर था वो बहुत ज्यादा ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो चुका था और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है जब से एशियन स्वॉर्ड और आयरन सेफ में चोरी हुई थी मुझे तब से ही शक हो गया था। लेकिन ये देखकर कि जो नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के लीडर हैं वो राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट के साथ बहुत ज्यादा ही पोलाइट हैं और ये देखकर इससे जो मेरा शक है वो अब सच्चाई में बदल चुका है। और जैसे जैसे राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट की रेपुटेशन बढ़ेगी तो वो जरूर ही हमें अपने से अलग करने की कोशिश करेगा और हमारी जगह उनसे अपनी दोस्ती बना लेगा और फिर उनके साथ ही मिल जाएगा। और मैं ये देखकर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला, मैं ये होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता, मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और जो वो रेंच लड़की है और जो ये राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट है, मैं आज रात ही तुम सबसे छुटकारा पाऊंगा, मैं आज रात ही तुम सबको अपने रास्ते से हटा दूंगा। और इसी के साथ अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दोबारा से जियोक और मियोंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी जो मियोंग होता है वो जियोक से कहता है कि आपको प्लेस बदलने की वजह से सोने में दिक्कत हो रही है। जियोक कहता है हाँ शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है। देन फिर वैसे ही हंसते हुए कहता है लेकिन मुझे सेक्ट को आगे बढ़ाने पर फोकस करना है और इसे आगे बढ़ाने के लिए सही में बहुत कुछ करना है, अभी भी बहुत ज्यादा काम बचा हुआ है जो हमें करना है। जब मियोंग जियोक की बात सुनता है वैसे ही कहता है अगर ऐसा ना होता तो क्या आप राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट में ही रुकते। देन वैसे ही जियोक कहता है क्या तुमने फिगर आउट कर लिया। देन दोबारा से मियोंग पूछता है वैसे यंग मास्टर आप मिस जंग की अवार्ड सेरेमनी में क्यों नहीं गए। जब जियोक मियोंग की बात सुनता है वैसे ही कहता है अगर मैं वहाँ पर चला जाता तो फिर वो ये सोचती कि वो मेरा प्राइस ले रही है और अगर उसने मुझे एक बार भी देख लिया वहाँ पर तो शायद वो अनकंफर्टेबल हो जाए। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है तो वैसे अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहता है क्या यंग मास्टर पहले कभी किसी वुमेन के लिए क्या इतने ज्यादा सीरियस हुए हैं। देन ये सोचने के बाद मियोंग जियोक से कहता है आज रात बहुत ज्यादा ही शांति दिख रही है तो इसलिए आपको आराम करना चाहिए। जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो फिर वो पीछे देखते हुए वैसे ही कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। और बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम हेवनली डीमन का एपिसोड 19 और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का एपिसोड इस सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड होने वाला है। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जंग मिंग्योल होता है वो कहता है जंग चेरियन उस कमीनी को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन जो आदमी उसके पीछे खड़ा होता है वो कहता है सॉरी आपने क्या कहा, क्या आप ये कह रहे हो कि मैं राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट की सेकंड डॉटर को उठाकर लेकर आऊं, उसे
किडनैप कर लूं। क्या आप उसे मारना चाहते हो? तो अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है। इसका नाम जंग सो है और ये जंग मिंग्योल का कॉन्फिडेंट है। और जब जंग मिंग्योल इसकी बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या तुमने क्या कहा? उसे मारना? उसे बस मारना ही मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। मैं उसे एक ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा जो कि मौत से भी बहुत ज्यादा भयानक होगा। उसे इतना पेन दूंगा कि वो मौत के लिए गिड़गिड़ाएगी, मौत की मुझसे भीख मांगेगी। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे वैसे ही जंग मिंग्योल का फादर आ जाता है। जब जंग मिंग्योल अपने फादर को देखता है वैसे चिल्लाते हुए कहता है, फादर आप? लेकिन वैसे ही उसका फादर कहता है, आज रात हम लोग राइटियस वाइट सेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और आज हम सबको दिखा देंगे कि जब कोई हमें चैलेंज करने की कोशिश करता है, हमारी फैमिली को अगर कोई भी चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हाल होगा। आज सभी लोग ये देखेंगे। और जंगसू तुम्हें भी हमें ज्वाइन करने की जरूरत है और हमें बहुत सारे हाई रैंक के मार्शल आर्टिस्ट चाहिए होंगे। और जब जंगसू ये बात सुनता है वैसे वो ग्रिड करते हुए कहता है, ठीक है यूनियन लीडर। और जब वो ग्रिड कर ही रहा था वैसे ही जो जंग इंग्योल होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है और जंगसू भी जंग इंग्योल की तरफ देखने लगता है और धीरे से अपना सर हिलाता है। और फिर अब सभी लोग वहां से जाने लगे थे। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। हमें उसी रात को राइटियस वाइट सेक्ट का सीन दिखाया जाता है और फिर वहीं पर हमें चैरियन को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज की वजह से वो उठ चुकी होती है और बस हड़बड़ाहट में अपने आसपास देखने लगी होती है। इस समय उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था और बस वो अभी अपने कमरे के बाहर और अपने कमरे के चारों तरफ देख रही थी। और फिर वैसे ही वो किसी चीज को नोटिस करती है और फिर अपने स्वर्ड को अपने हाथों से उठाने लगती है और फिर वैसे ही अपने स्वर्ड को उठा करके एक तरफ भागने लगती है और भागते हुए अपने मन में कहती है, मुझे बहुत भयानक किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। जब वो ऐसे भाग रही थी वैसे ही वो नोटिस करती है और कहती है, अरे नहीं बहुत बुरा हुआ, हमारे सेक्ट को बहुत सारे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है। और इस समय हमें बहुत सारे लोगों को स्वर्ड सेक्ट के चारों तरफ दिखाया जाता है जो कि स्वर्ड सेक्ट के चारों तरफ फैले थे और बहुत सारे लोग एंट्रेंस के सामने खड़े थे। देन दोबारा से हमें चैरियन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कहती है अपने मन में, मुझे जल्दी से अपनी फैमिली को अलर्ट करना होगा। लेकिन जब चैरियन ये सोच रही थी वैसे ही पीछे से एक आदमी चैरियन के ऊपर अटैक कर देता है और जो चैरियन होती है वो भी उसे नोटिस कर लेती है और उसकी अटैक से बच जाती है और फिर वैसे ही अपनी वो स्वॉर्ड को निकालती है और उस आदमी के ऊपर स्लैश कर देती है जिससे कि उस आदमी की गर्दन कट जाती है और उसकी गर्दन से बहुत जोर से खून निकलने लगता है। इस समय उसका खून बस जमीन में बिखरा पड़ा था और वो भी इस समय मारा जा चुका था। इस समय चैरियन ने उस आदमी को मार डाला था। उसके कपड़े, हाथ, तलवार सब खून से भर चुके थे, यहाँ तक कि उसके हाथ, पैर, पूरा शरीर कांपने लगा था। फिर वैसे अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं किसी मरे हुए आदमी के लिए पछताऊं। हर दिन ये सोचकर चैरियन भागने लगती है और चिल्लाते हुए कहती, मदर सूर्य। वो बस चिल्लाते हुए अपनी फैमिली की तरफ जा रही थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है। हमें अब उसी रात जियोक को दिखाया जाता है जो कि अकेले बैठा हुआ होता है। जब वो अकेले बैठा था वैसे जियोक से कोई कहता है, यंग मास्टर कुछ तो होने वाला है। और जो हमने इन्फॉर्मर्स राइटियस स्वर्ड सेक्ट को देखने के लिए लगाए थे उन्होंने हमें बताया है कि वहाँ पर डोजन्स ऑफ अननोन लोग राइटियस स्वर्ड सेक्ट के ऊपर एम्बुश कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। और जब जियोक ये सुनता है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोबारा से मियोंग कहता है, अब तक राइटियस स्वर्ड सेक्ट शायद, और ये कह करके रुक जाता है। और अब हमें दोबारा से राइटियस स्वर्ड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा आग लगी थी और इस समय चैरियन के ऊपर दो लोग अटैक कर रहे थे। इस समय जो चैरियन थी वो बस अकेले ही उन सबसे लड़ी जा रही थी, लेकिन वैसे ही चैरियन उन दोनों आदमियों के ऊपर अटैक कर देती है अपनी स्वॉर्ड से, जिससे कि उनकी बॉडी से भी बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इस समय उनका खून बस हवा में बिखरा हुआ था। इस समय चैरियन पूरी तरीके से खून से लथपथ थी और अकेले उन सबसे लड़ी जा रही थी। और उन दोनों गार्ड्स के मरने के बाद हमें और भी गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ चैरियन के चारों तरफ खड़े होते हैं। इस समय चैरियन अकेली थी, उसके फैमिली मेंबर सबके सब घायल थे। लेकिन तभी उन असेसिन्स में से एक असेसिन कहता है, तुम बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन तब भी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो, सही में तुम टैलेंटेड हो। और फिर वैसे चैरियन को देखते हुए अपने मन में कहता है, सही में इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है कि यंग मास्टर इसके लिए तड़पता है। लेकिन जो इस समय चैरियन थी वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, वो बस जोरों जोरों से सांस ले रही थी। लेकिन वैसे ही वो असेसिन उन सबको देखते हुए कहता है, लेकिन अब तुम कब तक, कितने देर तक अपने आप को ऐसे संभालती रहोगी, अपने आप को और अपनी फैमिली को ऐसे बचाती रहोगी। लेकिन जब चैरियन ये सुनती है वैसे ही वो उस आदमी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे खड़े रहना होगा, मुझे इनका सामना
सामना करना होगा। मेरे जो फादर है वो इंजर्ड हो चुके हैं मेरी फैमिली को बचाते बचाते, और मैं सिर्फ अब अकेली हूँ जो कि सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी है और इनका सामना कर रही है। दोबारा से वो असैसिन कहता है अगर तुम सरेंडर कर देती हो तो मैं सबकी लाइफ बख्श दूंगा, सबको ही छोड़ दूंगा। लेकिन जब चेरियन ने सुनती है वैसे ही हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है आखिरकार ये सब कुछ इस समय कैसे हो रहा है। इस समय चेरियन की जियोक की याद आ रही थी। इस समय चेरियन जियोक की बात याद करती है कि जब जियोक कह रहा था कि क्या तुम इतनी भोली हो कि इसकी बात ऐसे ही मान लोगी। दोबारा से चेरियन अपने मन में कहती है मुझे अभी ऐसा फील हुआ कि मैंने उसकी आवाज सुनी, लेकिन अब मैं बड़ी मुश्किल से ही अपने पैरों के ऊपर खड़ी रह पाऊंगी। इस समय जो चेरियन थी वो उनसे लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो चुकी थी और उन असैसिन्स की तरफ बस देखने लगी थी, और दोबारा से उन सबको देखते हुए कहती है मैं लेकिन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकती। इस समय चेरियन ने जोरों से अपने स्वॉर्ड को पकड़ लिया था। इस समय जो उसके हाथ थे वो कांप रहे थे। इस समय उसका पूरा शरीर खून से भीग चुका था। देन दोबारा से एक असैसिन की तरफ अटैक करते हुए अपने मन में कहती है ये मेरी फैमिली का मैटर है, मैं लेगियन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। लेकिन इस बार जो चेरियन की स्वॉर्ड थी वो छूट चुकी थी चेरियन के हाथों से। देन वैसे ही जो उनका लीडर होता है वो कहता है इस लड़की को जिंदा छोड़ दो और बाकी सबको मार डालो। जब वो आदमी अपने लीडर की बात सुनता है वो भी वही करने के लिए जाने लगता है। इस समय जो चेरियन थी वो बस उसे खड़ी होकर के देख रही थी। इस समय चेरियन की मदर और उसकी सिस्टर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। लेकिन जब वो असैसिन उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वैसे ही चेरियन आकर उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लेती है। जो आदमी अटैक करने के लिए जा रहा था वो जब ये देखता है वैसे ही कहता है इसने अपने हाथों से स्वॉर्ड के अटैक को ब्लॉक कर लिया। इस समय चेरियन ने उसी हाथ का यूज किया था जिस हाथ में जियोक ने चेरियन को वो ग्लव्स पहनाए थे। उसी हाथ से चेरियन ने उसके स्वॉर्ड को रोका था, और इस अटैक को रोकने की वजह से चेरियन के मुंह से हल्का हल्का खून निकलने लगता है, और फिर अचानक से बहुत सारा खून चेरियन के मुंह से निकलने लगता है और उसे खून की उल्टियां होने लगती है। इस समय चेरियन का पूरा शरीर कांपने लगा था, और फिर वैसे ही अपने मन में कहती है मैं बिल्कुल भी अब मूव नहीं कर पा रही हूँ। और देन उस मूवमेंट को याद करती है जब जियोक ने चेरियन को वो ग्लव्स पहनाए थे। जियोक ने चेरियन से कहा था तुम स्वॉर्ड की को अपने हाथों के साथ रोक सकती हो, और ऑफ कोर्स जो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी है वो वीक है, और अगर तुम अपने वीक इंटरनल एनर्जी के साथ किसी भी स्वॉर्ड अटैक को रोकने की कोशिश करोगे तब तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाओगी। ये सोचने के बाद चेरियन वैसे ही कहती है अगर मैं थोड़ी सी और स्ट्रांग होती। और जब चेरियन ये सब कुछ सोच रही थी वैसे ही जो उसके सामने आदमी खड़ा होता है वो अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है तुम कमीनी कहीं की, और ये कह करके शायद चेरियन की तरफ अटैक करने वाला होता है। और इस समय जो उसके फैमिली मेंबर्स थे वो बस चिल्ला रहे थे। उन सबको देखते हुए चेरियन कहती है क्या मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को बचा पाऊंगी। लेकिन जब चेरियन ये सोच रही थी वैसे ही हमें किसी चीज को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और फिर धीरे धीरे हमें उसकी बॉडी को दिखाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि शायद वहां पर आ चुका होता है। जो आदमी अटैक करने वाला था अब जस्ट उसके सामने आ चुका था। फिर वैसे ही उस आदमी की आंखों के सामने बहुत सारी रोशनी आ जाती है, जिसे देखकर वो आदमी भी हैरान हो जाता है। उसे अभी बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया था कि अभी जस्ट क्या हुआ। और फिर बस वैसे ही एक जोरों का धमाका होता है, और बस हमें चारों तरफ खून ही खून को उड़ते हुए दिखाया जाता है। और इस समय जो वो आदमी होता है वो भी इस समय हवा में होता है, और उसके फेस से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। और फिर वैसे ही एक दीवार में जोर से जाकर टकराता है, जिससे कि वो दीवार भी टूट जाती है। उस दीवार के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, जिसे चेरियन भी ध्यान से देखने लगी थी। और इस समय जो वो आदमी था उसकी जो गर्दन थी वो टेढ़ी हो चुकी थी, और फिर वैसे ही वो आदमी भी मर जाता है, उसका काम भी तमाम हो जाता है। और उस आदमी का सारा खून बस दीवार में छप चुका था, और वो आदमी इस दुनिया से जा चुका था। जब बाकी सभी लोग देखते हैं कि अभी क्या हुआ तो वो लोग भी ध्यान से उसी की तरफ देखने लगते हैं। इस समय किसी को भी समझ में नहीं आया था कि जस्ट अभी क्या हुआ, बस सभी लोग इस समय हैरान थे। लेकिन तभी हमें किसी के खून को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर टपक रहा होता है धीरे धीरे, और जमीन पे फैल रहा होता है, और ये खून किसी के हाथों से टपक रहा होता है। और अब तुम लोग भी जानते हो कि ये हाथ किसका है, और जो ये खून होता है ये उसी आदमी का होता है जो अभी मारा गया है। और शायद जियोक ने अपने हाथों से उस आदमी को बहुत जोर से पंच मारा था, जिसकी वजह से वो आदमी मारा गया, और उसका खून जियोक के हाथों में लग गया। और जब चेरियन जियोक को देखती है वैसे ही चेरियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बस वो अपने आंखों में आंसू के साथ में बस जियोक को देखने लगती है। इस समय जो जियोक था वो चेरियन के सामने आकर खड़ा हो चुका था, और फिर वैसे ही जियोक चेरियन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। रोते हुए चेरियन भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इस समय जो चेरियन थी वो अपने पैरों के बल जमीन पर बैठ चुकी थी, और जियोक ने उसे बचा लिया था। जियोक उसके सामने आकर के खड़ा हो चुका था, और इस समय जियोक बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था। और फिर वैसे
वैसे ही हमें जियोक के फेस को दिखाया जाता है। इस समय जियोक अपने सामने देख रहा था और जियोक आज जितना सीरियस लग रहा है, हमने कभी भी जियोक को इतना सीरियस नहीं देखा। और अब आगे जो होने वाला है वो तो तुम सबको पता है। जिन जिन लोगों ने भी एटीएस वर्ल्ड सेट पर अटैक करने की कोशिश की होगी, शायद अब जियोक उन सबको ही खत्म कर देगा और शायद अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जंग इंग्योल, उसका फादर, यूनियन लीडर, उन सबको ही शायद जियोक अब मार डालेगा। अब हम की स्टार्टिंग में हमें जमीन पर गिरते हुए खून को दिखाया जाता है। ये खून गिर रहा होता है जियोक के हाथों से। इस समय जियोक को देखकर चेरियन के आंखों में आंसू आ चुके थे और वो ध्यान से बस जियोक को ही देख रही थी। और इस समय जो जियोक था वो चेरियन के एकदम सामने खड़ा हुआ था। और फिर वैसे ही जियोक चेरियन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? चेरियन भी रोते हुए धीरे से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इस समय जो जियोक था वो बस अपने सामने देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वहाँ पर चारों तरफ आग लगी थी। इस समय जियोक उन सभी अटैकर्स के सामने खड़ा था और जो वो सभी असैसिन्स थे वो लोग बस शांति से खड़े होकर जियोक को देख रहे थे। देन वैसे ही उन असैसिन्स का जो लीडर होता है वो उन सबसे कहता है, ये है कौन? चलो छोड़ो, जो भी हो ये, इस हरामी को मार डालो, अब इसे हमारे बीच नहीं आना चाहिए था। और फिर वैसे ही जितने भी असैसिन्स होते हैं वो जियोक की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन वैसे ही जियोक अपने पंच में एनर्जी को गैदर करने लगता है और फिर वैसे ही अपनी पूरी ताकत के साथ उन अटैकर्स के ऊपर हिट कर देता है। इस समय जियोक के अटैक से बहुत ज्यादा ही फोर्स निकली थी, जिसकी वजह से उस आदमी की भी हवा टाइट हो जाती है और जियोक का मुक्का उसके पूरे पेट में घुस जाता है और उसके पेट से खून निकलने लगता है और फिर वैसे स्लाइड करते करते पीछे जाके गिरता है। देन दोबारा से एक और अटैकर जियोक की तरफ अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वैसे ही जियोक अपनी एक टांग से उसके टांग को तोड़ देता है और उसकी टांग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उसकी टांग से बहुत ज्यादा खून भी निकलने लगता है। और फिर दोबारा से जियोक अपनी लेग से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और फिर वैसे ही अपनी लेग से उसके फेस को क्रैश कर देता है, जिससे कि उसका सारा खून जमीन में फैल जाता है। इस समय इस अटैक की वजह से वहाँ की जो जमीन थी इसमें बहुत सारे क्रैक्स पड़ चुके थे और बहुत जोरों की हवा चलने लगी थी और जो उसका सर था वो पूरा पिस चुका था और उस आदमी की वैसे ही वहीं पर मौत हो चुकी थी। इस समय जियोक बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था और इस अटैक को देखकर जो असैसिन्स का लीडर था वो भी घबराते हुए कहता है, ये था क्या अभी? ये बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसके मूवमेंट्स को भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार वो अचानक से गायब कहाँ हो गया? इस समय जो जियोक था उसकी स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी उसे कोई देख भी नहीं पा रहा था और बस वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून फैलता जा रहा था। चारों तरफ आदमी मरते जा रहे थे, लाशें बिखरती जा रही थी, खून फैलता जा रहा था। देन दोबारा से असैसिन्स का लीडर कहता है, क्या ये इधर है? वैसे ही अपनी तलवार को निकालता है अटैक करने के लिए और जियोक की तरफ अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन जो जियोक होता है वो उसके स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है, बस अपने पंच को उसके ऊपर हिट करने वाला होता है और फिर अपने पंच को उसके ऊपर हिट भी कर देता है, जिसकी वजह से हवा में बस खून ही खून फैल जाता है। इस अटैक की वजह से जो असैसिन लीडर का मास्क था वो भी गिर चुका था और उसके स्वॉर्ड भी उसके हाथ से छूट चुकी थी। इस समय जो जियोक था वो बस उसे मारने वाला था। जियोक बस उसकी आंखों के सामने ही खड़ा था, उसकी आंखों के सामने ही उसे मारने जा रहा था। देन वैसे ही जियोक उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेता है, अब उसी के स्वॉर्ड से उसे मारने जा रहा था और जो वो असैसिन था वो जमीन में गिर चुका था और उसको मारने से पहले उससे कहता है, तुम कमीने कहीं के, तुम सबको जरूर ही जंग इंग्योल ने ही भेजा होगा। और ये कह करके बस अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता, लेकिन वैसे ही असैसिन्स का लीडर कहता है, रुक जाओ। और फिर वैसे ही हमें नेक्स्ट मूवमेंट उसी असैसिन लीडर को दिखाया जाता है जिसके बगल वो स्वॉर्ड आकर के जमीन में ढस चुकी होती है। इस समय जो वो असैसिन लीडर था वो बस डर के मारे कांप रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और फिर वैसे ही कांपते हुए कहता है, जो पाल्म एसेंस यूनियन लीडर थे उन्होंने मुझसे कहा था इन सबको मारने के लिए, लेकिन मैं उस लड़की को छोड़ने जा रहा था। वैसे ही जो जियोक होता है वो ध्यान से उसी आदमी की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही कहता है, लेकिन क्यों, तुम उसे क्यों छोड़ना चाहते थे? दोबारा से असैसिन्स लीडर कहता है, यंग मास्टर जंग ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं इस लड़की को ना मारूं और इस लड़की को अपने यंग मास्टर के पास लेकर जाऊं, इसीलिए मैं इस लड़की को नहीं मारने वाला था। जब जियोक इसकी बात सुनता है वैसे उसके पास बैठ जाता है और धीरे से उससे पूछता है, वो कमीना इस समय कहाँ पर है, मुझे जल्दी से बताओ। और इस समय जो स्वॉर्ड थी वो जस्ट उस असैसिन लीडर के गले के पास में ही गड़ी हुई थी। शायद जियोक उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके गले में गड़ा देता है, इसीलिए जो असैसिन लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, वो फॉरेस्ट के साउथर्न साइड पे वेट कर रहा है, मुझे जो कुछ भी पता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जो कुछ भी पता है मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन मुझे मत मारना प्लीज। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है वो दोबारा से उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, दूसरों को ऐसा मजबूर करने के लिए कभी ना करो, कुछ ऐसा जो तुमने कभी अपने आप से नहीं किया। और ये कह करके उस स्वॉर्ड से उस असैसिन लीडर के गले को काट देता है, जिसकी वजह से बस खून ही खून बहने लगता है उसके गले से और वो असैसिन लीडर वैसे ही बहुत जोरों से चिल्लाता
जाता है। इस समय जो जियोक था वो पूरा ही फियरलेस लग रहा था और बस उसके चारों तरफ खून उड़ा जा रहा था। तभी हमें वैसे ही जियोक और उसके फैमिली मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि इस समय सिर्फ जियोक को ही देख रहे थे और अभी जो यहाँ पर हुआ था वो सभी लोग ये सब कुछ देखकर हैरान हो चुके थे। लेकिन जो चेरियोन थी वो तो जियोक के बारे में जानती थी और फिर वैसे ही अपने मन में कहती है, लेगियोन एक बार फिर से इसने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए इतने सारे लोगों को मार दिया। और फिर वैसे ही चेरियोन धीरे धीरे जियोक के पास जाने लगती है। इस समय पूरी जमीन में बस खून ही खून पड़ा हुआ था, पूरी जमीन खून से भर चुकी थी। और फिर वैसे ही चेरियोन जियोक के पास पहुंच जाती है और फिर वैसे ही जियोक से कहती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वैसे ही जियोक भी हंसते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो कि मैं लेट में आया। और जब चेरियोन ने सुनती है वो भी हंसते हुए कहती है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो। और जब जियोक ये सुनता है वो भी आंखें बंद करके हंसने लगता है। और जब जियोक और चेरियोन आपस में बात कर ही रहे थे वैसे ही जो मियोंग होता है वो बीच में आता है और कहता है, यंग मास्टर तो आप आखिरकार टाइम पर यहाँ पहुंच ही गए। और फिर वैसे चेरियोन के सामने चला जाता है और चेरियोन को ग्रीट करते हुए कहता है, ये जान के राहत मिली कि आप सभी लोग सेफ हो। लेकिन वैसे ही जो जियोक होता है उठते हुए मियोंग से कहता है, मियोंग फैमिली के सभी मेंबर्स को हमारे न्यू विंड मैनर में लेकर जाओ और वहाँ पर सबका ट्रीटमेंट करवाओ। देन मियोंग भी कहता है, ठीक है मैं समझ गया। देन दोबारा से जियोक कहता है, और तैयार हो जाओ, आज हम पाल्म एसेंस यूनियन का खात्मा कर देंगे, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंग मेंग्योल खड़ा होता है और फिर वैसे पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार वो आत्मा इतना टाइम क्यों लगा रहा है, अब तक कि उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था। देन वैसे ही जो जियोक होता है वहाँ पर आ जाता है और जब जंग मेंग्योल उसे देखता है वैसे ही कहता है, क्या तुम उसे ले आए? लेकिन जब वो जियोक को ध्यान से देखता है वैसे ही जियोक से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन वैसे ही जियोक जो होता है वो हल्की से स्माइल करता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। जो नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के मार्शल आर्टिस्ट है वो यहाँ पर आते ही होंगे। और जब जंग मेंग्योल उसकी बात सुनता है और फिर वैसे ही जियोक से कहता है, आखिरकार तुम कह क्या रहे हो? आखिरकार ऐसी बकवास तुम अचानक से क्यों करने लगे हो? और जब जियोक उसकी बात सुनता है देन वैसे ही जियोक उससे कहता है, जब मैं राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट में था तब अचानक से जो असेसिन्स थे राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट में हमला कर दिए और वहाँ पर मैंने अपने आप को थोड़ी देर के लिए छुपाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के मार्शल आर्टिस्ट आ गए वहाँ पर। उन्होंने सारे असेसिन्स को मार डाला और फिर उन्होंने सारे राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट के मेंबर्स को अपने साथ में ले लिया। और जब जंग एंग्योल ये सुनता है वैसे ही वो हैरान हो जाता है। देन दोबारा से जियोक उसे बताता है, मैंने उनकी बातचीत सुनी और पता चला कि वे नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली के मार्शल आर्टिस्ट थे। और जब ये जंग एंग्योल सुनता है वैसे ही अपने मन में कहता है, क्या द नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली, क्या वहाँ पर कोई बचकर निकलने में सफल हो गया और क्या किसी ने नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरा रुको। तो शायद इसका मतलब ये होगा कि वो हमें अबेंडन कर देंगे और हमारी जगह शायद चूज करेंगे राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट को। और जब जंग एंग्योल ये सोच ही रहा था दोबारा से जियोक कहता है, उनमें से जब एक असेसिन मरने वाला था तब उसने रिवील किया था कि इन सब के पीछे पाल्म एसेंस यूनियन है और उनमें से एक ने ये भी बताया कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। और जब जंग मेंग्योल ये सुनता है वैसे ही वो गुस्से में अपने मुट्ठी को बीच लेता है और अपने मन में कहता है, जंग यू सन ऑफ बीच। और जब एंग्योल ये सोच ही रहा था दोबारा से जियोक कहता है, तुम्हें जल्दी जाना होगा और अपने फादर को इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि शायद वो लोग वहाँ पर भी जा रहे होंगे। लेकिन इस समय जो जंग एंग्योल था वो ध्यान से बस जियोक को देख रहा था और फिर वैसे ही कहता है, जरा रुको, आखिरकार तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? और जब जियोक ये सुनता है वैसे ही कहता है, तुमने क्या कहा? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी फैमिली है वो थोड़ी सी अमीर है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंग एंग्योल कहता है, तुमने क्या कहा? जियोक दोबारा से बताता है, ये इन्फॉर्मेशन लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है, इससे तुम्हारे पूरे क्लैन की लाइफ बचेगी, तो इसीलिए मेरे हाथों में 1000 यंग हैंडल कर दो, तुम इतना तो दे ही सकते हो। और जब जंग एंग्योल सुनता है वैसे ही कहता है, पैथेटिक बास्टर्ड। और ये कह करके वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, फिर भी जो ये जानकारी है वो इतनी सस्पिशियस है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर ये सोचने के बाद दौड़ने लगता है और फिर चिल्लाते हुए जियोक से कहता है जाते हुए, मुझे अभी कोई अर्जेंट काम है इसीलिए मुझे यहाँ से अभी जाना होगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा से ऐसी नॉनसेंस बकवास की तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन को अलग कर दूंगा। लेकिन इस समय जो जियोक था वो बस शांति से खड़ा हुआ था और बस ध्यान से उसे जाता हुआ देख रहा था। इस समय जियोक ने इसे क्यों नहीं मारा और ये सब कुछ क्यों किया ये तो बाद में मालूम चलेगा। शायद यहाँ पर जियोक का कोई प्लान हो सकता है, तो वो तो आगे देखेंगे। और अब कंटिन्यू करते हैं। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें पाल्म एसेंस यूनियन का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर जो पाल्म एसेंस यूनियन का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या नॉर्थन हेवन सुप्रीम फैमिली ने उन्हें बचा लिया? वो लोग उनके बीच में आ गए। देन वैसे ही जो जंग एंग्योल की सिस्टर होती वो भी कहती है, मुझे उनकी कोई भी खबर नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने वहाँ पर किसी को
को भेजा था, लेकिन जिसे मैंने भेजा था उसने मुझे बताया कि सिर्फ उसे केवल वहाँ पर असैसिन्स की लाशें मिली। और जब यूनियन लीडर ये सुनता है वैसे ही कहता है, मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या। लेकिन वैसे ही जंग इंग्योल कहता है, जो राइटियर्स वर्ड सेक्ट है उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जिससे कि वो उन असैसिन्स का सामना कर सके। और फैक्ट की बात यह है कि जो हम सोच रहे हैं शायद सब कुछ वैसे ही हो रहा है, और शायद इसका मतलब यह है कि जो वो बास्टर्ड मुझे बता रहा था वो सब कुछ शायद सच है। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। जंग इंग्योल की सिस्टर वैसे ही कहती है, क्या नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली इस बारे में नहीं सोच रही थी कि वो स्विच करना चाहती है राइटियर्स वर्ड सेक्ट की तरफ। मैंने ये सोचा था कि शायद राइटियर्स वर्ड सेक्ट को यानी कि उन्हें खत्म करने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सोचकर कि दोनों ही फैमिली इतनी करीब आ चुकी हैं और ये कह करके रुक जाती है। वैसे उसका फादर कहता है, अगर ये सब कुछ सच है तो फिर समझो कि लगभग हम लोग मर चुके हैं। मैं नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली को बहुत दूर तक जानता हूँ। अब से हमारी जो जिंदगियां हैं वो लाइन पर आ चुकी हैं। सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद मुझे जरूरी कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही होगा। ये सब कुछ सोचने के बाद वैसे ही वो एक बॉक्स को निकालता है जिसमें बहुत सारे कुछ शायद जेट टाइप की चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा ही चमक रही होती हैं। उसी चीज को बाहर निकालते हुए कहता है, इसे लो और इसे लेकर के सेफ हाउस की तरफ जाओ। और जब यूनियन लीडर की बेटी इन चमकती हुई चीजों को देखती है वैसे ही कहती है, क्या ये नॉक्टिल्यूसेंट पियर्ल्स नहीं है और इनमें से हर एक की कीमत है कम से कम 50,000 यांग। और जब उसका फादर ये सुनता है वैसे ही कहता है, मैंने इन सबको गैदर किया है अपनी पूरी लाइफ में, ये 100 पियर्ल से भी ज्यादा हैं। और इस समय जो जंग इंग्योल था वो बस उन पियर्ल्स को ही देख रहा था, उसकी आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोबारा से जंग इंग्योल की सिस्टर कहती है, क्या आप हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे। तो उसके जो फादर होते हैं वो भी कहते हैं, मैं साउथर्न पीक एलायंस के मखवी से परिचित हूँ, मेरी उनसे जान पहचान है, इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो साउथर्न पीक एलायंस है वो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए बहुत ज्यादा ही उत्सुक है। और अब सब कुछ जानने के बाद हम लोग इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि अब हम लोग साइड लेंगे साउथर्न पीक एलायंस की तरफ से। अब हम लोग जुड़ जाएंगे साउथर्न पीक एलायंस के साथ में। और इस समय जो जियोक था वो उन्हीं की छत के ऊपर खड़ा था और उनके सारे बातों को सुन रहा था। और फिर वैसे ही जियोक किसी चीज को नोटिस करता है और फिर वैसे ही वहाँ पर किसी के पैरों को दिखाया जाता है। और जो भी वहाँ पर आया होता है वो कहता है, यंग मास्टर, ये अपना मियोंग होता है। तो जब मियोंग जियोक के पास आता है वैसे ही कहता है, यंग मास्टर, जितने भी राइटियर्स वर्ड सेक्ट के मेंबर थे मैंने उन्हें हमारे न्यू विंड मैनर पे पहुंचा दिया है। और जब जियोक ये सुनता है वैसे ही कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इस समय सिचुएशन एकदम वैसी है जैसा कि हमने प्रिडिक्शन किया था, जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। और यूनियन लीडर के सर्वाइव रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो इसीलिए जंग डिसेंट के पास और कोई भी चॉइस नहीं होगी। अगर उसे और उसकी फैमिली को सर्वाइव करना है तो उसे ऐसा करना ही होगा। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है वैसे ही अपने मन में कहता है, अगर सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि यंग मास्टर ने प्रिडिक्ट किया था तो फिर इससे नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली गिर सकती है फ्यूचर में। वैसे भी इसके अलावा इससे साउथर्न पीक एलायंस और नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के बीच में दरार पैदा होगी। तो इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर एक पत्थर से दो पक्षियों का शिकार करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि यंग मास्टर इतनी जल्दी एक ऐसा प्लान तैयार कर लेंगे। और तो और इसके अलावा पाल्म एसेंस यूनियन को डाउन करना, उसे नीचे गिराना, वो तो इसका पार्ट भी नहीं है। उन्होंने तो उसको इसमें जोड़ा ही नहीं है। और जब मियोंग ये सोच ही रहा था वैसे ही जियोक कहता है, जब सही टाइम आएगा तब मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि जो जंग इंग्योल होगा वो क्या डिसीजन चॉइस करेगा। और जब मियोंग ये सुनता है वैसे ही जियोक से कहता है, क्या तुम उस लड़के को, मेरा मतलब जंग इंग्योल को, उसके चॉइस के अकॉर्डिंग क्या एकदम डिफरेंट तरीके से पनिश करना चाहते हो। जब जियोक ये सुनता है वैसे ही वो नीचे की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे ही कहता है, नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो क्या डिसाइड करेगा, वो क्या चुनेगा, इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो खमीना आज रात जरूर मरेगा। और इसी के साथ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जंगल के बीच में एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। उसी घर के पास हमें किसी के चलने की आवाज आती है और ये और कोई नहीं जंग इंग्योल और जंग इंग्योल की बहन होती है, जो कि जस्ट उसी घर के बाहर खड़े हुए थे और उस घर के अंदर आ रहे थे। और उस घर के अंदर आते हुए कहते हैं, आखिरकार किसने ही सोचा था कि हमारे फादर एक सेफ हाउस को तैयार करेंगे, वो भी इस जैसे एक सेफ हाउस को। और ये जंग इंग्योल की सिस्टर बोल रही थी दोबारा से। जंग इंग्योल की सिस्टर कहती है, ये घर तो सही में मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा घटिया है। और इस समय जो जंग इंग्योल था वो बस शांति से खड़े होकर के अपने सिस्टर की बात बस सुने जा रहा था, वो इस समय कुछ भी नहीं बोल रहा था। दोबारा से जंग इंग्योल की बहन कहती है, अगर कुछ गलत हो जाए तो हमारा क्या होगा, एक रात में इस झंझट में फंस जाना, मुझे इस तरह के परिवार को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन जो इस समय जंग इंग्योल होता वो बस शांति से अपने सिस्टर की बात सुने जा रहा था और अपने मन में कुछ
सोच रहा था। उसकी पीठ पे वो बक्सा भी था जिसके अंदर वो कीमती पियर्स भी रखे थे। और जब उसकी बहन उसे इतना शांत देखती है तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो? तुम इतनी देर से शांत क्यों है? तुमने तब से कुछ भी नहीं बोला है। और ये कहकर के पीछे देखने लगती है। लेकिन वैसे ही जो जंग इंग्योल होता है उसके पास आते हुए कहता है, फादर से कह देना कि जो ये नॉक्टिल्यूसेंट पियर्स हैं, ये सारे के सारे पियर्स मैं ये अपने आप के लिए रख रहा हूँ। इस समय जो उसके सिस्टर थी बहुत ज्यादा ही घबरा चुकी थी। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें जंगल के बीच का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कोई भाग रहा होता है और ये और कोई नहीं जंग इंग्योल होता है, जो कि बक्से पीठ में लाद कर जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है। और फिर भागते हुए वैसे ही अपने मन में कहता है, अगर चीजें प्लान के हिसाब से रिजॉल्व नहीं हुई तो तब मैं अपना सारा जीवन, अपनी पूरी लाइफ द नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली को अवॉइड करते हुए बितानी होगी। लेकिन अगर मेरे पास ये नॉक्टिल्यूसेंट पियर्स होंगे तो फिर तब मैं हमेशा के लिए एक खुशहाल जीवन जी सकता हूँ। और ये सब कुछ सोचते सोचते जो जंग इंग्योल होता है वो बस आगे बढ़ा जा रहा होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ ही रहा था वैसे ही वहाँ पर आवाज आती है। वहाँ पर कोई कहता है, 3 में से किसी एक का जीवित रहना सभी के मरने से बेहतर है। और तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम आज बहुत अच्छे मूड में हो। और इस समय जो अपना जियोक लीग्यून था वो जस्ट जंग इंग्योल के ऊपर आ चुका था और उसके साथ ही साथ आगे बढ़ रहा था। और जब जंग इंग्योल जियोक को देखता है तो वैसे उसको देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? और फिर वैसे ही अपनी तलवार को निकालते हुए जियोक को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम कमीने बहुत लंबे समय से मेरे लिए कांटा बने हो, मैं आज तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जब वो ये कह ही रहा था वैसे ही जियोक का मुक्का आके उसके चेहरे पर बहुत तेजी से पड़ता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और जस्ट इस एक मुक्के से बहुत दूर जाके गिरता है। इस समय उसका खून हवा में फैल चुका था और वो जमीन पे जाके गिर चुका था। और इस समय जो उसका बैग था वो दूर जाके गिर चुका था। और इसी एक पंच से जो जंग इंग्योल था वो खून की उल्टियां करने लगा था और खांसने लगा था। और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, आखिरकार इस कमीने के साथ मामला क्या है? क्या ये कमीना इतने लंबे समय से अपने स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा था? बहुत बुरा हुआ, लेकिन इस समय ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब जंग इंग्योल अपने मन में ये सोच ही रहा था वैसे ही जियोक आकर के उसके हाथों पे अपने पैर को रख देता है, जिससे कि वो बहुत जोरों से चिल्लाता है। इस समय जो जंग इंग्योल था वो बैग लेकर के भागना चाहता था, लेकिन वैसे ही जियोक ने आकर के उसे रोक लिया था। और फिर वैसे ही जंग इंग्योल से कहता है, क्या तुमने ये कहा कि तुम मुझे मारने वाले हो? इस समय जो जंग इंग्योल था वो बस घबराते हुए, डरते हुए बस जियोक को देख रहा था। दोबारा से अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए जियोक कहता है, लेकिन बहुत बुरा हुआ, जैसा तुमने सोचा था, लेकिन ये तो एकदम उल्टा होने वाला है। जो तुमने कहा अब उसका उल्टा होगा। इस समय जो जियोक था वो अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा अनलीस्ट करने लगा था। उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगा था। और जब जंग इंग्योल जियोक को ऐसे देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, मेरी इंस्टिंक्ट्स मेरे ऊपर चिल्ला रही हैं, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। और ये कह करके रुक जाता है, लेकिन हम लोगों को तो पता है अगर नहीं निकल पाया तो इसके साथ क्या होगा। तो इसीलिए वो चिल्लाते चिल्लाते वहां से भागने लगता है। और इस समय जो जियोक था वो भी पीछे खड़ा था, वो भी बिल्कुल नहीं हिल रहा था और वो बस भागता हुआ जंग इंग्योल को देख रहा था। और दिन वैसे ही भागते हुए जंग इंग्योल भी कहता है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो शायद मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और ये सब कुछ सोच करके यहाँ से भागने लगता है। मुझे फादर के पास वापस जाना पड़ेगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा कि मुझे वो माफ कर दें। वो अभी तक किसी भी प्रॉब्लम्स के ऊपर गुस्सा नहीं हुए हैं, अभी तक जो प्रॉब्लम्स मैंने की हैं, और शायद मुझे इस गलती के लिए भी माफ कर देंगे। लेकिन जब जंग इंग्योल सोच रहा था वैसे ही पीछे से जियोक आ जाता है और अपनी लात से एक पेड़ को तोड़ देता है। और ये लात अगर जंग इंग्योल के पड़ती वो शायद मर जाता वहीं पे। इस समय जो जंग इंग्योल था वो बस बचते हुए भाग रहा था, उसको भागता हुआ जियोक भी देख रहा था। देन दोबारा से जियोक और भी ज्यादा पेड़ों को तोड़ने लगता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो अपना एक भी अटैक उसके हिट नहीं कर पा रहा था। देन वैसे ही जियोक जमीन पर लैंड कर जाता है और फिर दोबारा से जंग इंग्योल की तरफ भागने लगता है। और जब जंग इंग्योल जियोक को ऐसे भागता हुआ आता हुआ अपनी ओर देखता है तो उसको देखने के बाद अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर है, ये सही में एक मॉन्स्टर है। अगर मैं इसके हाथों पकड़ा गया तो मैं सही में मारा जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा, मुझे जल्दी से इसके हाथों से निकलना होगा। और ये कह करके और तेजी से भागने लगता है। लेकिन जब वो ऐसे सोचते हुए भाग रहा था वैसे ही जस्ट उसके बगल से पर्पल कलर की एनर्जी शूट होती है और जस्ट उसके सामने वाले पेड़ पे जाके हिट होती है। और ये एक लकड़ी थी जिससे कि जंग इंग्योल मरते मरते बचा था। देन ऐसे ही पीछे से और भी ज्यादा पर्पल कलर की एनर्जी
एनर्जी आने लगती है, शूट होने लगती है, लेकिन वो जंग इंग्योल की हिट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उस एनर्जी से बस उसके आसपास के पेड़ डिस्ट्रॉय हो रहे थे, उसके आसपास के जितने भी पेड़ थे वो बस फटते जा रहे थे, जिसे देखकर जंग इंग्योल बहुत ज्यादा ही घबरा चुका था और बस वो अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग रहा था। और जब जंग इंग्योल जियोक को ये सब कुछ करते हुए देखता है, वैसे चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये सब कुछ उस राइटियर स्वर्ड सेक्ट के लिए कर रहे हो? और क्या तुम उस बदतमीज लड़की के झांसे में आ गए हो? क्या तुम उस वेंच लड़की के झांसे में आ गए हो? और जब जियोक की बात सुनता है तो वो भी कहता है, तुमने क्या कहा? द मेयर वेंच। दोबारा से जंग इंग्योल कहता है, तुम ऐसा मत करो, जो मेरी छोटी बहन है वो भी तुम्हें पसंद करती है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? उस जैसी लड़की के बजाय मेरी सिस्टर। और जब जियोक उसकी बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या तुम्हारी छोटी बहन वो भी एकदम तुम्हारे जैसे दिखती है? और जब जंग इंग्योल जियोक की बात सुनता है वैसे ही अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये कमीना हमारी इंसल्ट कर रहा है? देन दोबारा से जियोक कहता है, क्या ये रीजन अभी भी अच्छा नहीं है? लेकिन फिर वैसे ही जो जंग इंग्योल होता है वो अपने कपड़ों से कुछ निकालते हुए अपने आसपास कुछ स्प्रे कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अब मर जाओ। और उसने जो कुछ भी डाला था उससे वहां पर एक हरे कलर की गैस फैल चुकी थी और वो जिससे भी हिट हो रही थी वो उस चीज को पिघला दे रही थी। और फिर तभी हमें जंग इंग्योल के हाथों में एक बोतल को दिखाया जाता है जिससे कि ग्रीन कलर की गैस निकल रही थी। और फिर वैसे ही जंग इंग्योल उस बोतल को पकड़ते हुए कहता है, ये एक एक्सट्रीमली इंटेंस पॉइजन है और इस पॉइजन का एक छोटा सा छींटा भी शरीर को पिघलाने के लिए काफी है, मांस को पिघलाने के लिए काफी है। वो बेवकूफ सही में एकदम लापरवाह था। लेकिन जब वो ये सोच ही रहा था वैसे ही जियोक अपने हाथों से, अपने हाथों के 2 फिंगर से दोबारा से जंग इंग्योल के ऊपर अटैक करने वाला था, जिसे जंग इंग्योल भी सही टाइम पर देख लेता है और फिर वैसे ही सामने से हट जाता है। और जो जंग इंग्योल का अटैक था वो जाकर के सामने वाले पेड़ पर हिट होता है, जिससे कि वो पूरा का पूरा पेड़ टूट जाता है, पूरा का पूरा पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस समय जंग इंग्योल बहुत ज्यादा मुश्किल से बचा था और फिर वैसे उस तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? और फिर दोबारा से वहाँ बहुत ज्यादा तेजी से भागने लगता है और दोबारा से जो जियोक होता है वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। इस समय जियोक के सामने जो भी पेड़ आ रहा था जियोक उसको डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और जंग इंग्योल का पीछा करता जा रहा था। लेकिन जो जंग इंग्योल था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो बस भागता जा रहा था और भागते हुए कहता है, मुझे ये सब देखने से ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक देरी का खेल है। देन दोबारा से में जियोक को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये एक अच्छा रास्ता है तुम जैसे एक हरामी को मारने के लिए। और जब जंग इंग्योल ये सुनता है तो वैसे ही वो अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में कहता है, अगर ऐसा है, क्या ये हरामी ये सोचता है कि मैं इतनी जल्दी सरेंडर कर दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और ये कहकर के और भी ज्यादा तेजी से वहां से भागने लगता है और अब जियोक भी उसका पीछा नहीं करता है। शायद अब जियोक भी उसको वहां से जाने देता है और उसको बस वहां से जाता हुआ दिखता रहता है एक जगह खड़े होकर के। लेकिन वैसे में वहां पर किसी और के पैरों को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर अपना जियोक भी हल्की से स्माइल करता है और ये और कोई नहीं मियोंग होता है। देन मियोंग को नोटिस करने के बाद जो जियोक होता है वो मियोंग से कहता है, क्यों है ना, वो पूरी तरीके से इसके झांसे में आ चुका है, क्यों मैंने सही कहा ना? और जब मियोंग ये सुनता है तो वो भी कहता है, आखिरकार आपने उसे जाने क्यों दिया? और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है वैसे ही मियोंग से कहता है, उसे सबसे दर्दनाक तरीके से मारने का एक और तरीका है। और जब मियोंग ये बात सुनता है तो वैसे ही ध्यान से अपने जियोक की तरफ देखने लगता है। दोबारा से जियोक उस बक्से के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे मैंने नॉक्टिल्यूसेंट पियर्स ले लिए हैं और अब जो हमारी कुछ समय के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो शायद अब हल हो जाएंगी। देन मियोंग भी कहता है, हाँ आपने सही कहा। दोबारा से जियोक कहता है, हाँ ये बहुत अच्छा है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें दोबारा से जंग इंग्योल की तरफ दिखाया जाता है जो कि तेजी से आगे भागते हुए बस आगे ही बढ़े जा रहा होता है। और इस समय बस वो उस सेफ हाउस की तरफ पहुंचने ही वाला था और जब वो अपने फादर और सिस्टर को बाहर खड़ा होते हुए देखता है तो उनको देखने के बाद वैसे ही अपने मन में कहता है, मैंने कर दिखाया, मैं बच गया, आखिरकार मैं जिंदा यहाँ पर पहुंच ही गया। और इस समय जो उसके फादर थे वो अपनी बेटी को चिल्लाते हुए कह रहे थे, आखिरकार तुमने क्या कहा? क्या सही में ऐसा ही है? क्या जंग इंग्योल ने ऐसा किया? देन वैसे ही जो जंग इंग्योल होता है वो उनके पास पहुंच जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, फादर फादर प्लीज मुझे बचा लो। और जब उसके फादर और सिस्टर ये आवाज सुनते हैं तो वैसे उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसको देखने के बाद चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम कमीने कहीं के, आखिरकार तुमने अपनी छोटी बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया और इस सिचुएशन में सबको अकेला छोड़कर भाग गए, और तो और उन नॉक्टिल्यूसेंट पियर्स के साथ में। और जब जंग इंग्योल सुनता है तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है, फादर फादर आप थोड़ा सा रुकिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो वो बास्टर्ड है वो मुझे मारना चाहता है और उसने ही नॉक्टिल्यूसेंट पियर्स चुराए होंगे। और फिर दोबारा से कांपते हुए कहता है, जरा आप भी इसके बारे में सोचिए, उसने ही राइटियर स्वर्ड सेक्ट के असैसिन्स और उस क्वान हुकी को मारा होगा। जब जंग इंग्योल का फादर सुनता है तो वैसे चिल्लाता
चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम बकवास क्या कर रहे हो और आखिरकार वो कमीना है कौन। जब जंग इंग्युल अपने फादर की बात सुनता है तो वैसे चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीना जियोक ली गियोन है। और जब उसके फादर ये सुनते हैं तो वैसे ही वो कुछ सोचने लगते हैं और एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और फिर वैसे ही बहुत ज्यादा डार्क आवाज में कहते हैं, तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि सिर्फ उस अकेले लड़के ने उन सबको मार डाला, उन सारे एक्सपर्ट्स को मार डाला और तो और उन नॉक्टिल्यूसेंट पीयर्स को भी ले लिया और तुम उन पीयर्स को खो करके अपनी लाइफ को बचा करके यहाँ पर भाग आए, क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो। और जब जंग इंग्युल अपने फादर के पास सुनता है वैसे ही वो भी चिल्लाते हुए कहता है, फादर आप एकदम सही कह रहे हो, यही सच है फादर, आपको जरूर उसको रुकना होगा। और जब फादर जंग इंग्युल के पास सुनता है तो वैसे ही कहता है, लेकिन मैं किसी को भी यहाँ आता हुआ क्यों सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और जब जंग इंग्युल ये सुनता है वैसे ही वो एकदम शांत खड़ा का खड़ा रह जाता है और अपने फादर को ही देखने लगता है और फिर वैसे ही वो पीछे की तरफ देखने लगता है और जब पीछे किसी को भी आता हुआ नहीं देखता है तो फिर वैसे ही कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा ना होने का कोई चांस ही नहीं है, फादर जरूरी वो भाग गया होगा आपको देख करके। लेकिन जब जंग इंग्युल ये कह रहा था वैसे ही जो उसका फादर होता है वो अपने एनर्जी से भरे हुए हाथ को जंग इंग्युल के चेस्ट पर रख देता है और उसके हाथों से इसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी थी जिसे कि जंग इंग्युल भी देख लेता है और फिर धीरे धीरे उसके फादर अपने हाथ में और भी ज्यादा एनर्जी कंडेंस करने लगते हैं। और इस समय जो जंग इंग्युल था वो बस ध्यान से उसी हाथ को देख रहा था। इस समय जो उसका फादर था वो भी ध्यान से बस अपने बेटे को ही देख रहा था। देन वैसे ही जो उसकी बहन होती है वो शायद कुछ ऐसा देख लेती है जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। देन वैसे ही हमें जंग इंग्युल को दिखाया जाता है जो कि कहता है फादर, और फिर वैसे ही बहुत ज्यादा खून को उगलने लगता है। इस समय जंग इंग्युल के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था। इस समय जंग इंग्युल की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। और अब स्टार्टिंग जो जंग इंग्युल का फादर होता है वो अपने बेटे से कहता है, मुझे हमेशा से ही पता था कि तुम लापरवाह हो, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपने फादर को ही धोखा दोगे सिर्फ अपने खुद के एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, और तुमने ऐसा करके अपने ही खून को धोखा दिया। और फिर ये कहने के बाद उसका फादर और भी एनर्जी को उसके चेस्ट पे अनलिस्ट करने लगता है। इस समय जंग इंग्युल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दोबारा से जंग इंग्युल का फादर कहता है, आखिर में मुझे अपने हाथों से अपने खुद के बेटे को मारना पड़ रहा है। और फिर ये कह करके शायद जंग इंग्युल का फादर अपने बेटे को मार डालता है। इस वाले अटैक से जंग इंग्युल के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकला था, सारा का सारा खून हवा में फैल चुका था। और इस समय जो जंग इंग्युल का फादर था वो बस अपने बेटे को ही देख रहा था और जो जंग इंग्युल की बहन थी वो भी हैरानी से बस अपने भाई को ही देख रही थी। इस समय जंग इंग्युल जमीन पर गिर चुका था। ये देखकर जो उसकी बहन थी उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। देन वैसे ही उसका फादर कहता है, इसने जरूरी नॉक्टिल्यूसेंट पीयर्स यहीं पर आसपास कहीं छुपाए होंगे, मैं उन्हें देखने के लिए जा रहा हूँ। और देखने से ऐसा लगता था कि ये बस इतना ही नहीं करना चाहता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई और भी योजना बना रहा था। ये कमीना अब मेरा बेटा नहीं है। और इस समय जो जंग इंग्युल था वो शायद अब मर चुका था, उसकी आंखें वैसे खुली की खुली थी और उसके मुंह से अभी भी खून बह रहा था। अब जंग इंग्युल का यहीं पर काम तमाम हो चुका है। जंग इंग्युल के लिए रेस्ट इन पीस जरूर लिख देना। देन वैसे ही अपने बेटे को मारने के बाद जो जंग इंग्युल का फादर होता है वो अपनी बेटी से कहता है, चलो अब अंदर चलते हैं, कोई अंदर हमारा इंतजार कर रहा है। और ये कहकर के फादर और बेटी दोनों ही अंदर चले जाते हैं। और इस समय यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ अपना जियोक और मियोंग ने भी देखा था दूर खड़े होकर के। और इस समय बस वो लोग खड़े होकर के दूर से मरे हुए जंग इंग्युल की तरफ देख रहे थे। देन वैसे ही जो अपना जियोक लेगियन होता है वो उस मरे हुए जंग इंग्युल की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने उन्हें रिपोर्ट कर दिया है क्यों, है ना। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है तो वो भी जियोक से कहता है, हाँ मैंने सेफ हाउस का मैप भेज दिया है और उसके साथ एक एनोनिमस लेटर भी भेजा है। और जब जियोक मियोंग की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, अब सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें उसी सेफ हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनियन लीडर और उसकी बेटी वहाँ पर अंदर आ चुकी थी और वहाँ पर उनके सामने एक आदमी भी बैठा हुआ था। और जब यूनियन लीडर अंदर आता है तो वैसे ही उस बैठे हुए आदमी से कहता है, हमने आपको बहुत ज्यादा ही इंतजार कराया। और जब वो आदमी ये सुनता है तो यूनियन लीडर से कहता है, क्या कुछ गलत हुआ है। और जब उस आदमी के बाद यूनियन लीडर सुनता है तो वैसे ही उस आदमी से कहता है, नहीं बस एक गद्दार था और बस मैं उसी से छुटकारा पाने गया था। देन जब वो आदमी यूनियन लीडर की बात सुनता है तो वैसे ही यूनियन लीडर से कहता है, अब जब तुम मुझे एक ऐसी जगह ले आए हो तो बोलो तुम क्या बोलना चाहते थे। और अब हमें इस आदमी के फेस को दिखाया जाता है जो कि अभी बोल रहा होता है। और हम लोग इस आदमी को पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं और ये साउथर्न पीक अलायंस का आदमी होता है। देन दोबारा से वही आदमी कहता है, क्या तुम साउथर्न पीक अलायंस की फोर्सेस में ज्वाइन होना चाहते हो। और जब यूनियन लीडर साउथर्न पीक अलायंस के आदमी की बात सुनता है तो वैसे ही उस आदमी से कहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली है वो हमारे
हमारे अगेंस्ट जा चुकी है और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार। और जैसे यूनियन लीडर इसके आगे कुछ कहने वाला था वैसे ही वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सबके सब किसी चीज को नोटिस करते हैं। और इस समय उनका जो फेस था वो बहुत ज्यादा हैवी हो चुका था। तभी जो सेफ हाउस का दरवाजा होता है वो टूट जाता है और वहाँ पर बहुत सारे आदमी उस सेफ हाउस के अंदर आने लगते हैं। और जब यूनियन लीडर ये देखता है वैसे चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन? देन वैसे ही उनमें से एक आदमी आगे आते हुए कहता है, हमें एक सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर देखने से ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ विश्वासघात करना चाहते हो और ऐसा लगता है कि तुम अब साउथर्न पीक अलायंस में ज्वाइन होना चाहते हो। शायद साउथर्न पीक अलायंस में शामिल होने की कोशिश कर रहे हो। देन दोबारा से वो आदमी अपने एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए कहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और जब अलायंस लीडर उस आदमी को देखता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, क्या ये नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली के मिलिट्री एडवाइजर बैन वी हैं? लेकिन अभी इसने क्या कहा, इन्हें धोखा देना? क्या नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली उनमें से एक नहीं थी जो हमें धोखा दे रही थी? और देन जो यूनियन लीडर होता है ये सब कुछ सोचने के बाद मिलिट्री एडवाइजर बैन के पास जाते हुए कहता है, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली ने बचाया था राइटिया स्वॉर्ड सेक्ट को, इसीलिए हमने सोचा। और ये कह करके रुक जाता है। और जब मिलिट्री एडवाइजर बैन ये बात सुनता है तो वैसे ही कहता, तुमने क्या कहा? द राइटिया स्वॉर्ड सेक्ट। आखिरकार तुम अचानक से ये सब बकवास क्या बोलने लगे हो? और इस समय जो यूनियन लीडर था वो बस ध्यान से उसी आदमी की बात सुन रहा था और फिर वैसे ही उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर उसको देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार इसके रिएक्शन का क्या मतलब है? और अगर इसके पीछे नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली नहीं थी, तो अगर इसके पीछे सुप्रीम फैमिली नहीं थी तो फिर इसके पीछे था कौन? और फिर वैसे उसे कुछ याद आता है और फिर दोबारा से अपने मन में कहता है, अब मुझे ये मत बताना। और फिर ये कहने के बाद अपने बेटे जंग इंग्योल की बात को याद करता है। जब जंग इंग्योल कह रहा था, अगर इन सब चीजों के बारे में सोचा जाए, जिसने उन असेसिन्स और अपने यूकी को जिसने मारा है वो जियोक ली गियोन है। और जब उसका फादर अपने बेटे की बात याद करता है तो वैसे ही घबराते हुए अपने मन में कहता है, क्या सही में ये वही आदमी है जिसे जियोक ली गियोन कहते हैं? और जब यूनियन लीडर ये सोच ही रहा था, उसके गर्दन पर वैसे ही कोई तलवार चला देता है और उसकी गर्दन से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगता है। इस समय जो साउथर्न पीक अलायंस का जो आदमी था वो भी ध्यान से बस यूनियन लीडर को मरते हुए देख रहा था। वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो चुका था और बस ध्यान से यूनियन लीडर को ही देख रहा था। और जो उसकी बेटी थी वो भी बस ध्यान से अपने फादर को मरते हुए देख रही थी। उसकी भी आंखें ये सब कुछ देखकर खुली की खुली रह गई थी। और फिर वैसे ही उसकी नरी से जो तलवार होती है वो आर पार हो जाती है और पूरी तलवार में उस यूनियन लीडर का खून ही खून लग जाता है। इस समय उसका खून चारों तरफ वहाँ पर बिखर चुका था, उसके कपड़े, वहाँ की जमीन, हर एक जगह पर उसका खून फैल चुका था। देन दोबारा से हमें यूनियन लीडर के फेस को दिखाया जाता है जिसके मुंह से इस समय बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। फिर वैसे वो हल्का सा खांसता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ना बोल पाने की वजह से फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, आखिरकार वो कमीना है कौन? क्या नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली? क्या उनके पास इतना मजबूत आदमी है? क्या वो आदमी नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली का है? और फिर वैसे ही हमें उसी असेसिन को दिखाया जाता है जो कि यूनियन लीडर के पीछे खड़ा था। उसने इस बार पूरे झटके से उसके सर को अलग कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ बस खून ही खून फैलने लगा था। और फिर वैसे ही जो यूनियन लीडर होता है वहीं पे मर जाता है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इस समय जो उसकी बेटी, यूनियन लीडर की जो बेटी थी और जो साउथर्न पिंक अलायंस का आदमी था, वो लोग बहुत ज्यादा ही घबरा चुके थे। और जो यूनियन लीडर की बेटी थी वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रही थी। अपने फादर की ऐसी हालत देखकर, अपने फादर को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखकर वो बस चिल्लाई जा रही थी। और फिर वैसे जो मिलिट्री एडवाइजर बैन होता है वो उस साउथर्न पिक अलायंस के पास आते हुए उससे कहता है, क्या तुम साउथर्न पिक अलायंस के व्हाइट टाइगर स्क्वाड लीडर हो? इसमें ऐसे लापरवाही से शामिल होना बिल्कुल भी बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, ये एक वार्निंग है। और जब साउथर्न पिक अलायंस का आदमी यानी कि व्हाइट स्क्वाड टाइगर ये सुनता है तो उसके भी शरीर से पसीना आने लगता है और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, लानत है, मैं बिना किसी वजह के रूप से ऐसे ही मेरे पसीना बहने लगा। और फिर दोबारा से हमें इसी असेसिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, आखिरकार हमें इस वुमेन के साथ क्या करना चाहिए? क्या हम इसे छोड़ दें या फिर इसे भी यहीं पे मार डालें? और जब यूनियन लीडर की बेटी ये सुनती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इस समय वो अपने फादर के पास बैठी थी और उसके भी कपड़ों में उसके फादर का खून लग चुका था। लेकिन जब उस आदमी ने ये बात कही तो वो भी एकदम सुन्न पड़ गई। देन वैसे ही जो मिलिट्री एडवाइजर बैन होता है वो उसी लड़की की तरफ देखने लगता है और देन जो वो लड़की होती है वो भी मिलिट्री एडवाइजर की तरफ देखने लगती है। मिलिट्री एडवाइजर उस लड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसे भी यहीं पर मार डालो। और फिर वैसे ही वो आदमी अपनी स्वर्ड को चला देता है और बस हमें खून ही खून खुद दिखाया जाता है। ये खून भी शायद इसी लड़की का होता है। और इस समय जो पाल्म एसेंस यूनियन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। दोबारा से मिलिट्री एडवाइजर बैन कहता है, इस जगह को अच्छी तरह से जला के साफ कर दो। और फिर वैसे ही हमें उस जगह पे आग को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग मरे थे। वो जगह बहुत जोरों से जलने लगी और वहाँ से कुछ दूरी पे खड़े होकर जो जियोक और म्यूंग
थे वो लोग उस जलते हुए घर को देख रहे थे। देन उस जलते हुए घर को देखते हुए जो मियोंग होता है वो जियोक से कहता है, मैं 50 विश्वास नहीं और भरोसेमंद लोगों को काम पर रखूंगा और अभी के लिए मैं उन्हें दूसरों की आंखों को धोखा देने के लिए विंड मैनर में रखूंगा। और जब जियोक लीगियन मियोंग के पास सुनता है तो वो भी कहता है ठीक है। और फिर इसके तुरंत बाद जितने भी क्लाइंट और बिजनेसेस पाल्म एसेंस यूनियन हैंडल करता है उन सबको जब्त कर लूंगा, सीज कर लूंगा। मियोंग, मैं इन सब चीजों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और अभी के लिए उन चारों हेजीमोन्स का अटेंशन अपनी ओर मत खींचना। और जब मियोंग अपने जियोक लीगियन की बात सुनता है तो वो भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मास्टर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर ये कहने के बाद जियोक की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है अपने मन में। देन मियोंग दोबारा से जियोक से कहता है, क्या आपको ये एंडिंग पसंद नहीं आई? और जब अपना जियोक लीगियन मियोंग की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, मुझे ये एंडिंग इतनी भी पसंद नहीं आई और हर किसी को अपने अपराधों के लिए सजा मिलनी चाहिए और उन क्रिमिनल्स के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है तो जियोक से कहता है, लेकिन आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? वैसे ही जियोक मियोंग से कहता है, मैंने सोचा था कि ये जियांगियो मेरे फादर का जियांगियो है। मैंने अपना पहला अभियान तब शुरू किया था जब मैं 10 साल का था। उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था, तब मैं बस इधर उधर भटक रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे मियोंग। और मेरा पास्ट केवल ये सोचता था कि मैं सिर्फ अपने माता पिता के सामने अच्छा दिखूं। और जब मियोंग अपने जियोक लीगियन की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है, क्या ऐसा है? और फिर वैसे ही जियोक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, यंग मास्टर जो हमेशा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए भावुक थे और हर एक चीज के लिए प्रोटेक्टिव थे, क्या सचमुच इन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था? देन दोबारा से जो अपना जियोक लीगियन होता है वो मियोंग से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इंजॉय करता हूँ ट्रैवलिंग को? मियोंग, जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तब मैं सिर्फ 10 का था। उस समय मेरी एज सिर्फ 10 साल की थी। उस समय सिर्फ मैंने अपनी माँ की सलाह का पालन किया था। उन्होंने कहा था कि खूब यात्रा करो, जितना हो सके उतना ट्रैवल करो। और उस टाइम पर मैं भी अपने माता पिता को दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन मैंने जब जियांगियो को खोजा तो तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये जियांगियो वही जियांगियो है जिसे मेरे पिताजी ने बनाया था। ये जियांगियो मेरे पिताजी के बनाए गए जियांगियो जैसा बिल्कुल नहीं था। और तब मुझे एहसास हुआ जो मेरे पिताजी थे वो केवल एक सिर्फ सपने का पीछा कर रहे थे। और मैंने जियांगियो में घूमते समय जो सीखा वो न्याय और सौहार्द नहीं था। मैंने जो सीखा था वो ये था कि धोखा खाने से कैसे बचा जाए, दूसरों को कैसे धोखा दें और बस कैसे भी अपने आप को सरवाइव करना है, उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मैंने जियांगियो से ये सब कुछ सीखा है। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही अपने मन में सोचते हुए कहता है, इन सालों में यंग मास्टर ने अनगिनत ट्रायल सहन किया और अनेक घाव सहे। बार बार जियांगियो के प्रति उनके दयालुता का जवाब केवल तेज चाकू और छुरी से ही दिया गया। पर मैं केवल यही आशा करता था उन घावों से यंग मास्टर के दिल पर गहरा घाव ना कर दिया हो। देन वैसे ही मियोंग आंखें बंद करते हुए कहता है, आप तब जवान थे। जियोक भी कहता है, हाँ मैं था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और अब मैं बड़ा बन रहा हूँ। लेकिन जो ये जियांगियो है ये एकदम वैसा ही है जैसा पहले था। जो सही होते हैं उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है, बल्कि जो हरामी होते हैं वो और आगे चलते जाते हैं, वो और वैसे काम करते जाते हैं। उनका दूसरों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, वो बस अपने ही काम से मतलब रखते हैं और केवल निर्दयी ही इस जियांगियो से बच सकते हैं। ये जियांगियो कभी नहीं बदलेगा, ना ही तो अभी और ना ही तो कभी। आखिर वह जियांगियो क्या था जिसे मेरे पिताजी देखते थे? क्या वह सचमुच कुछ ऐसा देख रहे थे जिसे मैं नहीं देख पाया? मियोंग, मैं अपने पिता की तरह सिर्फ सपना नहीं देखूंगा, बल्कि उसके बजाय मैं अपने सपने को हकीकत में बदलूंगा। और जब मियोंग जियोक की बात सुनता है तो वैसे ही जियोक की तरफ देखने लगता है और फिर देखते हुए अपने मन में कहता है, यंग मास्टर, अंत में आप अपने पिता से नफरत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तुम अपने पिता से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। यहाँ तक कि जब वह अमीरों से धन छीन लेता है या जब वह किसी शराबी को पीटता है। और यंग मास्टर हमेशा बहाने ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं कि वो हमेशा निर्दयी रह सके। शायद यंग मास्टर के पिता के आदेशों के प्रति आदर का अंतिम अवशेष है। सचमुच ये इमोशंस कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, सचमुच कितनी जटिल भावना है। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें न्यू विंड मैनर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर कुछ चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो पाल्म एसेंस यूनियन लीडर है वो मर चुके हैं और जो द पाल्म एसेंस यूनियन है वो गिर चुका है। देन वैसे ही हमें चेरियन के फादर को दिखाया जाता है जो कि सामने देखते हुए कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा, क्या हुआ है? देन वैसे जो चेरियन की बहन होती है वो अपने फादर को बताती है, खबर है कि जो यूनियन लीडर थे, मतलब यूनियन लीडर जो जंग थे, उन्हें धोखाधड़ी करने के
रूप में नॉर्थर्न हेवन सुप्रीम फैमिली ने पनिश किया उनकी जान को लेकर के। और जो पाल्म एसेंस यूनियन लीडर जंग था वो साउथर्न पीक अलायंस में ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा था। और जब चेरियन के फादर ये सुनते हैं तो वैसे ही कहते हैं ये क्या ही कोइंसिडेंस है। दोबारा से चेरियन की बहन बताती है लेकिन इसके अलावा मैंने यंग मास्टर जियोक से कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो उनकी मार्शल आर्ट होगी वो इतनी अच्छी होगी। अगर वो सही समय पर वहाँ नहीं आते तो हम लोग शायद ही बच पाते। और आखिरकार कैसे इन्होंने एक इतना प्रभावशाली मैनर को बना लिया। देन वैसे ही चेरियन का फादर कहता है हाँ मैं जितना इसके बारे में देख रहा हूँ मैं उतना ही उसके ओरिजिन के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं उतना ही सोच रहा हूँ कि आखिरकार इस लड़की की ओरिजिन क्या है। देन वैसे ही जो चेरियन का फादर होता है वो अपनी वाइफ से कहता है वैसे चेरियन कहाँ पर है। देन वैसे ही जो चेरियन की मदर होती है वो अपने हस्बैंड से कहती है चेरियन उसको चेयर करने के लिए गई है। और जब चेरियन का फादर ये सुनता है तो अपनी वाइफ से वैसे ही कहता है क्या चेयर करने के लिए, वैसे किसको चेयर करने के लिए गई है वो। देन वैसे ही चेरियन की मदर बताती हैं जो अपने यंग मास्टर जियोक लीग्यून है वो पार्टिसिपेट करने गए हैं द हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट में। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। इस समय वहाँ पर बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। स्टेज पे दो लोग होते हैं उनमें से एक अपना जियोक लीग्यून होता है और दूसरी तरफ एक बहुत ज्यादा मस्कुलर आदमी होता है। और दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और वहाँ पर सभी लोग अपने अपने कैंडिडेट्स को चेयर कर रहे थे। उनमें से एक चेरियन भी थी जो कि अपने जियोक लीग्यून को सपोर्ट कर रही थी। और अब फिर वैसे ही हमें हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। तो जो हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट होता है ये एक मार्शल आर्ट का कंपटीशन होता है जहाँ पर वॉरियर्स लगाते हैं अपनी प्राइड, ऑनर, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए लगा देते हैं। क्योंकि इस टूर्नामेंट को जीतने से वॉरियर्स क्लेम कर सकते हैं द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट। जो भी इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा उसे टाइटल मिल जाएगा वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट का। देन वैसे में चेरियन को दिखाया जाता है जो कि ऑडियंस के बीच में अपने जियोक लीग्यून को चीयर कर रही थी, जोरों जोरों से जियोक लीग्यून का नाम ले रही थी। दोबारा से चेरियन कहती है तुम अपना बेस्ट देना। देन वैसे ही जो अपना जियोक होता है वो भी चेरियन को नोटिस कर लेता है और चेरियन की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है। और जब चेरियन जियोक की स्माइल देखती है तो वैसे ही अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि उसको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है तो अब द हेवनली ड्रैगन ग्रैंड टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू हो चुका है और जो पहला कंटेस्टेंट है वो एक मास्टर है फिस्ट टेक्निक का। और इस आदमी का जो नाम है वो ग्वांगडोंग में अच्छी तरीके से जाना जाता है द टाइगर ऑफ ग्वांगडोंग। अब हमें जियोक के अपोनेंट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर लग रहा था और इसका नाम था ली हियोक द विंड फिश डीमन। दोबारा से रेफरी कहता है और जो इसका अपोनेंट है वो एक 20 साल का यंग लड़का है और ये लड़का पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है इस टूर्नामेंट में। और जब वहाँ की ऑडियंस से सुनती है तो वो लोग कहने लगते हैं क्या ये लड़का सिर्फ 20 साल का है, आखिरकार इस जैसा छोटा बच्चा यहाँ पे कर क्या रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर बस अपनी लाइफ को खोने के लिए यहाँ पर आया है। और इस समय जो जियोक लीग्यून था वो बस उस ली हियोक के सामने खड़ा हुआ था और अभी भी अपने जियोक लीग्यून के फेस पर स्माइल थी। देन वैसे ही जो रेफरी होता है वो अपने एमसी का नाम लेता है, सबको बताता है कि इसका नाम है जियोक लीग्यून। और अब जो जियोक लीग्यून था वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था और बस ध्यान से अपने अपोनेंट की तरफ ही देख रहा था। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। और अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो फिर अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।